लेकिन अगर नक्श उस एटम पिल को रिफाइन करने में कामयाब हुआ तो इससे साबित हो जाएगा कि उसकी एल्केमी स्किल बड़े बड़े एल्केमिस्ट को भी पछाड़ सकती है। अगर वो इतनी यंग एज में ऐसा अचीवमेंट अचीव कर सकता है तो उसके फ्यूचर के अचीवमेंट लिस्ट लिमिटलेस होगी। अगर ये सब सच साबित हुआ तो नक्श निवेदिता से ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा है। हालांकि नक्श अगर उस एटम पिल को बनाने में कामयाब नहीं हुआ तो फिर खेल कुछ और ही होगा। ये ब्यूटीज जो शक्ल से इतनी मासूम लग रही हैं वो असल में इतनी मासूम है नहीं और नक्श को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ सकती है। और अब ये नक्श का कॉल है कि उसे क्या करना चाहिए। अभी वो ब्यूटीज का ग्रुप सोच ही रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, तभी अचानक से नंदिनी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम उस एटम पिल को रिफाइन करने में कामयाब हुए तो मैं निवेदिता के बिहाफ पर तुम्हारी उस कंडीशन को एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, तो फिर डील पक्की, कैजुअल अंदाज में नक्श ने अपना मुंह खोलते हुए कहा। लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है, तुम्हें उस पिल को अभी रिफाइन करना होगा। मेरे विला के बेसमेंट में पिल रिफाइन करने की काफ़ी जगह है और वहाँ पर सारी जड़ी बूटियाँ भी मौजूद हैं। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो मेरे पास नहीं है, तो तुम अभी से शुरू कर सकते हो। नंदिनी इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि निवेदिता और सफ़र करे। दूसरी बात, जब एल्केमिस्ट भी यहाँ पर मौजूद है तो फिर देर किस बात की, दूध का दूध और पानी का पानी आज ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उस मेडिसिनल पिल के रिफाइन करने के मेरे उस प्रोसेस को कोई नहीं देखेगा, निडर होते हुए नक्श ने कहा। मिस नंदिनी, चलिए आपके बेसमेंट में चलते हैं। गहरे अंदाज से नंदिनी ने नक्श की ओर देखा और अपनी फ्रेंड्स को इशारा किया कि वो सभी यहीं रहे और उसके बाद नंदिनी पीछे मुड़ी और उसके कदम बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगे। 2 मिनट के अंदर नक्श बेसमेंट पहुंच गया था। वहां की शांति की अलग ही माया थी। नक्श आराम से कंसंट्रेट करके काम कर सकता था। जैसे नंदिनी ने कहा कि उस बेसमेंट के सेल्स में तरह तरह की जड़ी बूटियां पहले से ही मौजूद थी और बीच में एक बड़ा सा ब्रोंज का पिल फर्नेस भी था। नंदिनी ने अपने विला के अंदर ही सारे अरेंजमेंट कर रखे थे और ये सब देखकर नक्श एकाएक स्टैंड रह गया था। ओह माय गॉड, नंदिनी ने इतना कुछ प्रिपेयर कर रखा है, क्या उसे भी एल्केमी स्किल सीखनी है? बेसमेंट का माहौल देखकर नक्श ने मन ही मन सोचा, इन जड़ी बूटियों को मैंने पहाड़ों से इकट्ठा करवाया है, सभी हाई क्वालिटी की हैं और मुझे उम्मीद है कि एटम पिल बनाने के लिए यहाँ मौजूद सब कुछ तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तुम ले सकती हो। ये बोलने के बाद नंदिनी वहाँ से चली गई और नक्श उस शांत माहौल में अकेला रह गया। क्योंकि तुम अब कह रही हो तो मुझे बिल्कुल भी पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। मन ही मन ये सोचते हुए नक्श ने अपने दोनों हाथ रगड़े और तुरंत ही उसके कदम उन सेल्स की तरफ बढ़े जहाँ जड़ी बूटियाँ मौजूद थी। नक्श देखना चाहता था कि नंदिनी के पास क्या क्या है। एटम पिल के अलावा नक्श एक और पिल रिफाइन करना चाहता था जो उसके मन में थी। क्योंकि उसके पास वो सभी जड़ी बूटियाँ नहीं थी, इसलिए वो अब तक उस पिल को रिफाइन नहीं कर पाया था। लेकिन यहाँ पर उसे मौका मिल गया था और अगर मौका मिला है तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जाए। नक्श ने पिल बनाने का प्रोसेस शुरू किया। वाकई में नंदिनी के पास वो सब कुछ मौजूद था जिससे एटम पिल बनाई जा सकती थी। लेकिन इस पिल को बनाने में इंग्रेडिएंट्स इम्पोर्टेंट थे ही, लेकिन रिफाइन टेक्निक भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। पूरे कंसंट्रेशन के साथ नक्श ने काम शुरू किया और उसका पूरा ध्यान टेम्परेचर को कंट्रोल करने पर था। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट भी थे जिन्हें ज़्यादा देर फर्नेस में नहीं रखना था और उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिलते ही उन्हें बाहर निकालना था। नक्श बखूबी से अपने काम को अंजाम दे रहा था। फाइनली करीब 2 घंटे के बाद नक्श की मेहनत रंग लाई और एटम पिल बनकर तैयार हो गई थी। नक्श ने पिल को ठंडा करने के लिए साइड में रखा और अपनी पिल बनाने की तैयारी में जुट गया। उसने फर्नेस में अपनी पिल के इंग्रेडिएंट्स भी डाल दिए थे। करीब 15 मिनट बाद जब नक्श ने एटम पिल को कांच की शीशी में खाली किया, वो अभी भी थोड़ी गर्म थी। तभी अचानक से उसे एक काला साया नजर आया जो पलक झपकते ही गायब हो गया। अगर उस इंसान की सांस लेने की आवाज़ नक्श को सुनाई नहीं देती तो उसे उस इंसान के एग्जिस्टेंट का कभी पता ही नहीं चलता। कौन हो तुम? नक्श ने सावधान होते हुए पूछा। नक्श उस इंसान के शरीर के खतरे का स्ट्रॉन्ग सेंस फील कर पा रहा था। वो देख सकता था कि वो आदमी उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उस आदमी ने नक्श के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम आहूजा परिवार से हो? दरअसल वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। देखो भाई, प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। मैं तो यहाँ पर मिस नंदिनी के लिए पिल रिफाइन कर रहा हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ। अचानक से उस आदमी की आंखें चमक उठी। धीरे धीरे उसके कदम नक्श की तरफ बढ़ने लगे, जैसे मानो कोई शेर अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। उस आदमी के ऑरा ने नक्श को इतना दबा दिया था कि नक्श को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था।
भाई मैंने कहा ना तुमसे, बस मैं यहाँ पर मदद करने आया हूँ। ये बोलने के बाद नक्श ने मन ही मन सोचा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस नंदिनी अपने साथ कोई एक्सपर्ट भी रखा है। जब नक्श ने उस आदमी की आंखों को नोटिस किया जो भेड़िए की तरह चमक रही थी, तो मानो जैसे नक्श का दिल रुक ही गया था। उसके गले से थूक भी नहीं निकला जा रहा था। उसे डर था कि उसकी एक हरकत से वो आदमी उसकी जान भी ले सकता था, तो इसीलिए नक्श बस खामोश होते हुए चुपचाप खड़ा था। मैडम ने मुझे आपको इनवाइट करने के लिए कहा है। उस कठोर और कड़क आवाज़ में कोई भी इमोशंस नहीं थे। यहाँ तक कि उस आवाज़ को सुनकर ये भी नहीं पता चल पाया कि वो आवाज़ किसी मर्द की है या किसी औरत की। मैडम? उस आदमी की बात सुनकर नक्श सोच में पड़ गया। तभी उसे अचानक से याद आया कि आज हलाल गैंग की लीडर मैडम शबाना का बर्थडे है। ओह, तो तुम उसके लिए आए हो? मेरी पिल का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे ये पिल देकर आने दो और उसके बाद मैं हेडक्वार्टर पहुंचता हूं। गहरी सांस छोड़ते हुए नक्श ने कहा। सॉरी, मुझे आपको ऑफेंड करना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो आदमी झटके से नक्श की तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, इससे ज़्यादा नक्श के मुंह से और कुछ भी सुनने को नहीं मिला था। दूसरी तरफ नंदिनी, निवेदिता और बाकी सभी गर्ल्स लिविंग रूम के सोफे पर बैठे थे। नंदिनी, तुम्हें क्या लगता है कि नक्श वाकई में एटम पिल रिफाइन कर सकता है? ब्लैक स्विंग सूट वाली लड़की ने नंदिनी से सवाल किया। मैं तुम लोगों से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। मैं सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता। कैंपिंग इवेंट में सभी लोग उसे कचरे की नज़र से देखते हैं, हालांकि वो कचरा नहीं है और उसने समय समय पर अनएक्सपेक्टेड काम भी किया है। अचानक से नंदिनी की आंखों का रुआब और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। मैं बस इतना ही कहूँगी कि उसे उसके कपड़े से जज मत करो। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और तो और मुझे भी नहीं पता कि वो अपनी कितनी सारी सीक्रेट्स छुपा कर बैठा है, लेकिन मुझे तो वो घिनौना लगता है। उसमें ऐसी भी क्या खास बात है? मुंह बनाते हुए गुस्सैल अंदाज में निवेदिता ने कहा। अगर उसने एटम पिल बना ली तो भी मैं उसके सामने बेग नहीं करने वाली हूँ, और वैसे भी मुझे अपने इस बीमारी की आदत हो गई है, मैं झेल सकती हूँ। निवेदिता, तुम्हारे और नक्श के बीच, इससे पहले कि नंदिनी अपनी पूरी बात कह पाती, अचानक से उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और देखते ही देखते उनका विला हिलने लगा, जैसे मानो कोई भूकंप आ गया हो। ये क्या हो रहा है? क्या कोई भूकंप आया है क्या? एक लड़की जो सोफे से नीचे आ गई, उसने अचानक से पैनिक करते हुए कहा। नहीं, ये भूकंप नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये सब बेसमेंट में हो रहा है। ये बोलते हुए एकाएक नंदिनी सोफे से उछल पड़ी। बेसमेंट? नक्श? मन ही मन ये सोचते हुए निवेदिता गुस्से से भर गई और तुरंत ही सोफे से उठते हुए बेसमेंट की तरफ भागे। और जब वो लोग बेसमेंट पहुंचे तो क्या वहां पर नक्श का कोई नामो निशान था? जी नहीं, वहां पर तो सिर्फ मेस था। हर तरीके की जड़ी बूटियां जमीन पर गिरी हुई थी और पिल फर्निश से धुआं निकल रहा था। उन सभी के लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि पिल फर्निश के ठीक ऊपर दीवार पर एक बहुत बड़ा होल हो गया था और उस होल से ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम साफ दिखाई दे रहा था। नक्श भाग गया। निवेदिता ने सबसे पहले रिएक्ट किया। उसकी आंखों में नक्श के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। नंदिनी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो हमसे झूठ बोल रहा है, वो किसी काम का नहीं है। देखा ना, वो भाग गया यहाँ से। जितना नंदिनी नक्श को जानती है, वो इस तरह से सिचुएशन से नहीं भागता है। फिर भले ही कोई उसे कितना भी ह्यूमिलिएट क्यों ना करे, लेकिन वो फरार होने वालों में से नहीं है। ऐसे में क्या पिल बनाते समय नक्श के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? नंदिनी के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। नक्श नक्श, नंदिनी को अब नक्श की चिंता होने लगी। आसमान पूरी तरह से काला था और जंगल में तेज हवाओं का दौर चल रहा था, लेकिन हलाल गैंग का हेडक्वार्टर तरह तरह की लाइट्स की रोशनी में जगमगा रहा था। नक्श जो एक बोरे में था, उसे अचानक से किसी ने जमीन पर पटक दिया था। जल्दी से नक्श उस बोरे से बाहर आया और अपने शरीर की मेरिडियन को चेक किया और साथ ही साथ एक्यूपंक्चर पॉइंट भी दबाए। नक्श को वहाँ काफ़ी अनईजी लग रहा था। इसका कारण बहुत ही सिंपल था। हलाल गैंग ने नक्श को एक मिशन दिया था, लेकिन नक्श ने अभी तक उस मिशन पर काम शुरू नहीं किया था। और तो और उसके और मैडम शबाना के बीच उस रात जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी एबनॉर्मल था। अगर ये सब हलाल गैंग को पता चल गया तो नक्श की दोनों आंखें निकाल कर गोटियाँ खेलेंगे गोटियाँ। अब कोर्स नक्श का यहाँ आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन चूंकि वो यहाँ का शहंशाह है, इसलिए उसे मुंह दिखाई के लिए तो आना ही पड़ता। हालांकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इस सम्मान के साथ लेकर आया जाएगा। मैडम, मैं आपके कहने पर नक्श को लेकर आ गया, उस आदमी ने हल्का झुकते हुए पूरी इज्जत के साथ कहा। तुमने अच्छा काम किया, चलो अब दफ़ा हो जाओ। मुझे शहंशाह के साथ अब अकेले में कुछ समय बिताना है। मैडम शबाना, जो बिस्तर पर आधी लेटी हुई थी, उसने कड़क अंदाज में कहा। जी मैडम। मैडम शबाना से ऑर्डर मिलते ही वो आदमी वहाँ से चला गया
उस आदमी के जाने के बाद सिर्फ कमरे में मैडम शबाना और नक्श ही रह गए थे। अचानक से माहौल बदल गया था। नक्श और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। मैडम, क्या आप सबसे पहले मेरे शरीर पर बंधे इन रस्सियों को खोल सकती हैं? आपने जिस आदमी को भेजा वो बहुत ही खतरनाक था और उसने मेरी सुनी भी नहीं। मैंने उससे बोला कि भाई साहब आप चलो, मैं आता हूँ, लेकिन नहीं, उसने मुझे इस तरह से बांधा और बोरे में डाल दिया। अब आप ही बताइए, क्या मुझे इस तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? मुझे पता है कि मैं अभी भी कितना अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। हालांकि उसकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अपने डर और गिल्ट को छुपाने की कोशिश कर रहा है। शहंशाह नक्श, तुम तो एक निडर शेर की तरह हो। क्या शेर को इतनी बुरी तरह से बांधा जा सकता है? ये बोलते हुए अचानक से मैडम शबाना अपने बिस्तर से उठी और नक्श की तरफ बढ़ने लगी। मैडम शबाना ने आज लाइट ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी, लेकिन उसमें उसका फिगर बिल्कुल भी नहीं छुप रहा था। उनके कर्वी शरीर को देखकर नक्श के माथे पर पसीना छूट गया था। ओहो हो, ऊपर से मैडम शबाना के शरीर से आ रही वो मादक स्मेल जो नक्श को दीवाना कर रही थी। उसके गले से थूक भी नीचे नहीं उतर पा रहा था। जैसे जैसे मैडम शबाना की कदम नक्श की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे नक्श के दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी।